गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो के अंदर हमने जो नियोजन होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और नियोजन कितने प्रकार के होते हैं इनके ऊपर हमने चर्चा की। साथ ही जो नियोजन है उसकी किस तरह की नेचर होती है, साथ ही आवश्यकताओं के आधार पर नियोजन की जो प्रक्रियाओं को जो अपनाया जाता है उसके ऊपर बात की हमने। आज के वीडियो के अंदर हम प्रादेशिक नियोजन के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, साथ ही नियोजन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए जो किसी भी राष्ट्र, राज्य या क्षेत्र के अंदर जो प्रादेशिक असमानताएं होती हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उनको दूर करना, जिससे कि एक समग्र विकास की अवधारणा को, सतत विकास की अवधारणा को प्राप्त किया जा सके, ये हमारा ध्येय होता है। तो आज के वीडियो के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हम उन फैक्टर्स को, उन कारकों को आइडेंटिफाई करें या वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक स्तर पर विभिन्नताएं या असंतुलन की स्थितियां देखने को मिलती है। सबसे पहले आयोजना की सफलता के, नियोजन की सफलता के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, तो सब जैसे कि बताया, सबसे पहले कोई भी जो प्लानिंग होती है उसके लिए समस्या को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़रूरी होता है। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि नियोजन के अंदर एक जो नियोजन करता होता है उसका भविष्यमुखी एक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था जो भी नीति निर्माण करती है या रीजनल डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के लिए जो भी एजेंसी काम करती है उसके अंदर एक कमिटमेंट की स्थिति होनी चाहिए या राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की, स्टेबिलिटी की, क्योंकि जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर नीतियों के अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करना एक मुश्किल काम होता है। साथ ही जिस तरह से हमने कहा कि जो भी आंकड़े या डेटा हमारे पास जो हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, जिनके आधार पर हम नियोजन की प्रक्रिया को अपनाएंगे या जो लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। साथ ही संस्थाओं के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। केंद्रीकृत प्रवृत्ति इसलिए कही जाती है कि जिससे कि नियोजन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से या सही तरीके से नियंत्रित करते हुए उसको निर्देशित किया जा सके। साथ ही वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन के अंदर किसी तरह की समस्याएं ना आए। साथ ही जो रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती हैं, कंट्रोलिंग जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो प्रॉपर रूप से काम करने वाली, साथ ही जो संसाधन हैं हमारे पास, जो कैपिटल्स हैं, वो पर्याप्त होना चाहिए, जो लक्षित उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। एक स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए, एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए जिन नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन और उनके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरह से संपादित कर सके। संसाधनों की कई बार सरकार के पास कमी होती है, कई बार तकनीकी दक्षता उतनी नहीं होती, इसलिए सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही सरकार और निजी भागीदारी के साथ उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो गैर सरकारी संगठन होते हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके भी उसके अंदर सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो भी विभिन्न जो रीजनल इकोनॉमिक जो इम्बैलेंसेज होते हैं उसके नियंत्रण में कई बार फंडिंग की स्थितियाँ देखने को मिलती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर होने से नीतियों के क्रियान्वयन में या कई बार ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेजमेंट के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो नहीं आती, या कई बार मानवाधिकार जैसे विषय जो उभर के सामने होते हैं वहाँ पर आपके बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन विषयों को नियंत्रित करने में या उनको सही तरीके से रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ जब हम प्रादेशिक इम्बैलेंस असंतुलन की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण रीजनल इम्बैलेंस भारत के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारा जो कल्चरल जो स्ट्रक्चर है या सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वही अपने आप में भारत के अंदर जो जातिगत जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है या इनकम के आधार पर यहाँ पर जो स्थितियाँ देखने को मिलती है एक बहुत बड़ा कारण रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हम बात करें ऐतिहासिक कारणों के अंदर तो ब्रिटिश टाइम पीरियड की हम बात करें तो वहाँ जब
ब्रिटिश जो औपनिवेशिक जो शासन थे वहाँ स्थापित हुए, जहाँ उनको संसाधन की उपलब्धता या जहाँ उनको पहुँच की या परिवहन की जो सुविधाएं सुलभ थी, तो जो भी तटीय क्षेत्र थे, चाहे वो बंगाल हो, बॉम्बे हो या कालीकट हो, तो वो जो क्षेत्र तटवर्ती जो क्षेत्र थे, तो उनके साथ उनका जो समायोजन या परिवहन या समन्वय की जो स्थितियाँ बेहतर थी, तो उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। लेकिन आंतरिक भागों के अंदर जो डेवलपमेंट की जो स्थिति थी उस तरह की नहीं हुई। साथ ही जहाँ पर चाहे वो राज व्यवस्था हो या ब्रिटिश टाइम के अंदर जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हुए करते थे, तो वहाँ शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए वहाँ पर बेहतर आर्थिक विकास हुआ, जबकि सराउंडिंग जो एरियाज़ थे, पेरिफेरी के जो एरियाज़ थे, वहाँ पर जो विकास की जो स्थितियाँ थी वो उतनी अनुकूल नहीं थी, या वहाँ जो उनको औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो स्थितियाँ अनुकूल थी, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, वेस्ट बंगाल के अंदर हो, तो वहाँ पर भी औद्योगिक जो विकास था वो अधिक हुआ। इस तरह से एक रीजनल इम्बैलेंस की स्थितियाँ उस टाइम भी शुरू हो गई। भौगोलिक जो कारक होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका, जहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो फेवरेबल नहीं हो, या जैसे डेजर्टिक स्थितियाँ हो, या बहुत ज़्यादा ठंडे वाले जो क्षेत्र हो, या हिल एरियाज़ होते हैं, वहाँ की जो जियोमॉर्फोलॉजी जो इस तरह की होती है कि वहाँ पर कल्टीवेशन या किसी भी औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने में समस्याएं होती हैं, या जो निर्गम जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विकास की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। वहाँ पर बेहतर संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित नहीं होने के कारण, यही कारण है कि हिमालय के जो संलग्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो पाया मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन के अंदर, या अत्यधिक डेंस जो एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट वाला या ट्राइबल जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी इनोवेशंस के बारे में या अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं होने के कारण वहाँ पर जो भौगोलिक जो बैरियर्स हैं वो काम करते हैं, वहाँ इम्बैलेंस की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। स्थानीय जो फ़ायदे, जैसे हमने कहा कि अगर वहाँ पर लोकल लेवल पर कहीं पर भी अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पर डेवलपमेंट की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ पर रिसोर्स भी नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं हो, तो वहाँ पर औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं या आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं संचालित ना होने के कारण वहाँ पर जो विकास है वो पिछड़ा हुआ रह जाता है। यही स्थिति आर्थिक जो ओवरहेड्स है उनके बारे में भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होने के कारण वो क्षेत्र विकास की जो प्रक्रिया है उसमें पिछड़े हुए रह जाते हैं। योजना तंत्र की विफलता भी हो सकती है। इसका जो कारण है वो प्रशासनिक तंत्र की प्रतिबद्धता में कमी भी हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकता है, या कई स्थानीय जो मुद्दे होते हैं जिनके कारण योजनागत जो प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पर लोगों की सहभागिता या जागरूकता के प्रति सचेत न होने भी योजनागत तंत्र की विफलता के लिए जिम्मेदार होता है। और अन्य कारणों के अंदर अगर हम देखें तो हरे रंग की क्रांति का प्रभाव, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्थितियाँ हुई तो वो भारत के अंदर सभी क्षेत्रों के अंदर उसका समान प्रसार देखने को नहीं मिला। तो जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन से जो क्षेत्र लाभ की स्थिति में रहे, वहाँ चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या यूपी का जो मैदानी क्षेत्र हो, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया, कोस्टल जो एरिया जहाँ पर चावल की कृषि की स्थितियाँ ठीक थी, वहाँ पर जो विकास था वो अधिक रहा। लेकिन जो पिछड़े एरियाज थे जहाँ पर जमींदार की जो स्थितियाँ थी, वहाँ पर अत्यधिक भूमि क्षेत्र की कम उपलब्धता, साथ ही आर्थिक या आय की सीमितता के कारण वो आर्थिक जो हरित क्रांति के जो लाभ थे उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसके कारण भी इम्बैलेंस की स्थितियाँ जो बढ़ गई भारत के अंदर जो देखने को मिलेगी। पिछड़े राज्यों में जो सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वहाँ पर भी चाहे राउरकेला और बरेली, यहाँ जो है निवेश जो कार्यक्रम थे वो सब सही रहे, लेकिन जो इनके निकटस्थ जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो औद्योगिक विकास की जो प्रक्रियाएँ थी वो पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाई। पिछड़े राज्यों में भी जो मोटिवेशन या इनोवेशंस का प्रसार नहीं होने के कारण या अपने एक विकास के प्रति एक जागरूकता नहीं होने के कारण वो क्षेत्र पिछड़े रहे। राजनीतिक अस्थिरता बहुत बड़ा कारण रहा है, तो राज्य स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कि रीजनल इम्बैलेंस के रहे हैं। तो जब हम कारणों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उनके बाद उसका सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाता है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम कॉपी चेक करते हैं तो आप इस तरह के सवाल जब भी, चाहे बड़ी परीक्षा हो चाहे यूपीएससी को, मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो ज्योग्राफिकल आपका जो व्यू है जब तक उसमें नहीं आएगा तब तक आपको उतने मार्क्स नहीं मिल सकते जितने एक जनरल अप्रोच से आप सवालों के उत्तर देते हैं। आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है या एक जनरल आप जीके के हिसाब से सवालों का उत्तर देते हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को अगर आप नहीं लेके आएंगे तो वो हमारा
ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमारा आंसर होता है इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो उसके लिए जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, भौगोलिक कारक हैं, उनको देखना पड़ेगा, जो क्लाइमेटिक जो कारक हैं उनको देखना पड़ेगा, या भारत की जो भौगोलिक जो स्थितियां हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ की जो क्लाइमेट है, या जो पहाड़ी या पर्वतीय जो डेजर्ट वाले जो एरियाज हैं वो स्थितियां हैं, तो वो सब चीज़ें हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक जब हम प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जिनके आधार पे हम इस रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हम पॉलिसीज का काम करते हैं। यहाँ कुछ इंडिकेटर्स हैं जो रीजनल इम्बैलेंस को शो करते हैं। हमारी जो विकास दर है उसके आधार पे हम कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के आधार पर, पॉवर्टी लाइन के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या वाटर की प्रॉब्लम हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों के अंदर देखने को मिलेगी। जो शस्य गहनता है, क्रॉप इंटेंसिटी है, इरिगेशन की जो फैसिलिटी जो देखने को मिलती है कि जहाँ पे नदियाँ सदाहवाई मिलती हैं वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो ऊपर होता है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वहाँ की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है उन क्षेत्रों पे जो पूरी तरह या तो रेनफेड एरिया, जो वर्षा आधारित जो फसलें होती हैं वहाँ देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को हमें आगे ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट का भी हम अध्ययन करेंगे, स्टेट वाइज उसका कंपैरिजन स्टडी भी हम करेंगे। जब हम उस कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो तब ही हम उन सॉल्यूशंस को वहाँ पर आपके लिए ला पाएंगे। कुछ ये भी फैक्टर्स हैं कि कब पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स का रीजनल इम्बैलेंस के अंदर, या इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आधार पे हो सकती है। पॉवर्टी की हमने बात की, इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर चर्चा करें। अर्बनाइजेशन भी एक रीजनल इम्बैलेंस का कारण हो सकता है, जहां अर्बनाइज ज़्यादा एरियाज होते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लोग वहाँ पे ज़्यादा जागरूक होते हैं, लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये शो करता है कि जहाँ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी वो क्षेत्र ज़्यादा डेवलप होगा, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चाहे और दूसरे जो सर्विस सेक्टर की बात करें वो एरियाज हो, तो वो सब क्षेत्रों को भी हम इस आधार पे, या इंट्रा स्टेट इम्बैलेंस की जो हम बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न की बात करेंगे कि कौन से सेक्टर के अंदर लोगों का जो प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में है, टर्सरी सेक्टर में है, या चतुर्थक क्षेत्र में है, तो उन सब चीज़ों की चर्चा भी हम उन इंडिकेटर्स के लिए ज़रूरी करेंगे कि पहले कि उनको हम आइडेंटिफाई कर लें। तो नेक्स्ट हम जो बात करना चाहते हैं वो जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, क्योंकि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये तय करता है कि किसी भी क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है। अगर हम जब स्टडी करते हैं कि भाई ये अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या डेवलपिंग कंट्री है, तब हम ये कहते हैं कि वहाँ पर अंडर डेवलप्ड जो पॉपुलेशन होती है कंट्रीज़ के अंदर, उनका जो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जो चतुर्थक या पंचम जो सर्विसेज होती है उनके अंदर उनका ज़्यादा क्षेत्र जो योगदान होता है वो देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर की बजाय सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें भी रीजनल इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और ये जो विषय है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्टर वाइज अगर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें तो हमारे लिए रीजनल इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो से पहले हम उन फैक्टर्स के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम रीजनल प्लानिंग की बात करें, नियोजन की बात करें, तो वो फैक्टर्स हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक फैक्टर के दृष्टिकोण से, या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से हमारे दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो कौन कौन सी प्राइमरी सेक्टर्स वो होती है जिनको हम चीज़ों को डायरेक्ट यूज लेते हैं, या कृषि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, या डायरेक्ट आप माइनिंग का काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। ये बहुत सही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती हैं, या जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसको अन्य किस नाम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, वानिकी जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, मत्स्य पालन फिशिंग जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, खनन एवं उत्खनन जो होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। इस चार्ट के अंदर भी हमने प्राइमरी एक्टिविटी चाहे फॉरेस्ट्री, फिशिंग हो, एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक की बात करें, माइनिंग, कोयल हो, आयरन, जो भी माइनिंग की बात हो,
और मिनरल एक्सट्रैक्शन चाहे ऑयल की बात करें तो जो आप प्राइमरी या डायरेक्ट चीज़ पे जो हम काम करते हैं तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर जब उसके अंदर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को लेके आते हैं या उस प्राइमरी जो गुड्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम जब कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज जो आती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर उनको हम शामिल करते हैं। इसको हम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो, फैक्चरिंग की बात करें या गैस जल विद्युत आपूर्ति की, यानी आपके पास रॉ मटेरियल था कोयल, आपके पास रॉ मटेरियल था पानी, आपके पास अन्य कोयल गैस, तो उससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो जाता है। तो यहाँ या कोयल आप जब एक रॉ जो आयरन होता है उससे अगर आप आयरन एंड स्टील बनाते हैं तो डिफरेंट तरह की जो भी इंडस्ट्री जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होके जो काम करती है उनको हम सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसके अंदर हम शामिल करते हैं। तीसरी बात करें हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज होता है उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये एक सर्विस सेक्टर होता है जिसको सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। तो सबसे पहले चाहे वो व्यापार हो, होटल हो, रेस्तरां हो, लोक प्रशासनिक और प्रतिरक्षा मामले हो, परिवहन, संचार, भंडारण हो, चिकित्सा फैसिलिटीज की बात करें, वित्तीय सेवाएं चाहे बैंकिंग हो या इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, अदर सर्विसेज, रियल एस्टेट हो, उन सबको हम तृतीयक सेक्टर के अंदर शामिल करते हैं। ये चाहे इस डायग्राम से हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सर्विसेज हो सकती है, पब्लिक सर्विसेज, रियल एस्टेट हो सकता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो ये दीज फैसिलिटीज आर इंक्लूडिंग इन जो टर्सरी जो सेक्टर होता है, तृतीयक जो क्षेत्र होता है उसके अंदर हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा चतुर्थक क्षेत्र होता है, ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती है, उच्च स्पेशलाइज्ड जो सेवाएं होती हैं उनको हम इस क्षेत्र के अंदर रखते हैं। विशेष स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले फैक्टर हो, टेक्निकल जो नॉलेज होती है, स्किल्ड जो लेबर होता है उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, या प्रबंधकीय स्किल और एनालिटिकल जो समझ होती है वो सर्विसेज जो होती हैं, यानी सर्विसेज का जो स्पेशलाइज्ड जो सेक्टर होता है उसको हम चतुर्थक उसके अंदर शामिल करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की हम बात करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें, तो जो तृतीय जो क्षेत्र होता है जब हम इसको स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उसको हम चतुर्थक सेवा के अंदर शामिल करते हैं। चाहे वो केपी हो, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग हो, वो भी इसी का पार्ट है। फिफ्थ जो होता है वो एक रिसर्च के अंदर, यानी ये हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, हाईली जो मैनेजरियल जो स्किल जो लोग रखते हैं, या रिसर्च या साइंटिस्ट जो होते हैं, वित्तीय प्रबंधक जो हाईली स्किल्ड होते हैं उनको, या जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं उनको, या पर्टिकुलर फील्ड के अंदर चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, तो वो जो स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं, जो विशेषज्ञ जो लोग होते हैं उनको हम पंचक जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जो शामिल करते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ हम जब रीजनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तब सवाल ये आता है कि ये सेक्टर जो इकोनॉमी हमने 5 भागों में बांटा इसका क्या रोल होता है। तो हम ये बात जब हम कर रहे हैं तो अगर हम प्राथमिक से अगर पंचम सेक्टर तक जाते हैं तो ये एक तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है उसको शो करता है, या अगर जहाँ पर जो व्यक्ति हैं, जहाँ पर स्किल्ड लेबर है, व जहाँ पर रिसर्चर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो मैनेजरियल जो स्किल्स जो ज़्यादा होती हैं, तो वो जो क्षेत्र होते हैं विकास के अंदर आगे होते हैं, अगले क्षेत्रों के अंदर शामिल करते हैं। जबकि जहाँ प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है वो क्षेत्र पिछड़े श्रेणी में आते हैं। तो और ये बिल्कुल एक कारण है कि जिसके अंदर रीजनल इम्बैलेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। स्टेट वाइज हम जब कहते हैं बीमारू राज्य की जो संकल्पना भारत के अंदर लाई गई है, जिसके अंदर चाहे बिहार हो, राजस्थान को भी उसके अंदर शामिल किया गया था, तो ये जो राज्य होते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, और वहाँ पर चतुर्थक या पंचम जो सर्विसेज, इवन तृतीयक सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उनका डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता। वहाँ पर रॉ मटेरियल है, उनके पास मिनरल्स हैं, उनके पास एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं, लेकिन उन एग्रीकल्चर और मिनरल्स की जो संभावनाएं हैं उनका दोहन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो जो सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज थी, या होटल मैनेजमेंट की सर्विस थी, या हमारे जो प्रबंधकीय जो सर्विसेज थी, उनका वहाँ पर होना लगभग ऐसा लगता है कि असंभव सी संकल्पना है। यानी एक सेक्टर वाइज डेवलपमेंट की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जब पॉवर्टी की बात करें,
एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डिस्पैरिटीज़ की बात करें या हमारे जो अर्बनाइजेशन की बात करें, तो ये सब चीज़ों के साथ साथ ये जो इकोनॉमी के जो 5 सेक्टर्स होते हैं, ये भी रीजनल इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं, 2 चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, एक प्लानिंग सेक्टर होगा, एक हमारा जो फिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरली कुछ चीज़ों के डेवलपमेंट में बैरियर्स का काम करते हैं, साथ ही कुछ नेचुरल फैक्टर इस तरह के होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए सहायक होते हैं। दूसरा होता है कि मैनेजमेंट के स्तर पे अगर हमारे नियोजन जो नीतियां बनाने वाली जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारत के संदर्भ में पहले चाहे योजना आयोग हो चाहे वर्तमान में नीति आयोग हो, तो वो सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, साथ ही किसी भी स्टेट के पास रिसोर्सेज की क्या संभावनाएं हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की क्या संभावनाएं हैं। कुछ इस तरह के एस्पेक्ट भी होते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है वो चेंज, अगर कहीं कांग्रेस है कहीं सेंटर के अंदर अलग गवर्नमेंट है, तो वो कोऑर्डिनेशन की समस्याएं होने के बाद भी जो डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गए, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो गए, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के एस्पेक्ट हो गए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स अलग अलग हो गए, तो उन सब चीज़ों को हमारे दिमाग में होना चाहिए। लेकिन एज ए ज्योग्राफी के स्टूडेंट, एज ए ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हमारे दिमाग में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, चाहे वो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हो, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो या कल्चरल, इवन कल्चरल फैक्टर्स हो, वो सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। तब जाके हम उस आंसर को हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमारा एक दृष्टिकोण, एक ओवरव्यू, एक सस्टेनेबल जो कॉन्सेप्ट जो निकल के आती है, एक समावेशी दृष्टिकोण निकल के आता है, तभी या हमारे जो पूर्व के अंदर जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने रीजनल प्लानिंग के अंदर क्या योगदान दिया, उनके द्वारा क्या रीजनल जो क्लासिफिकेशन किया, प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया, वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि क्राइटेरिया वही रहेंगे, इंडिकेटर्स वही रहेंगे कि उन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम एक समायोजित, समन्वित, सतत विकास वाली नियोजन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। धन्यवाद।